नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एंट्रोपी और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फिजिकल मीनिंग है या फिजिकल एंट्रोपी होती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे वो सब हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एंट्रोपी हम लोग निकालेंगे किसके लिए? फॉर प्योर सब्सटेंस के लिए, फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये एक क्या है, ये आप लोगों का हम लोग देखेंगे धीमे धीमे इसमें आगे क्या क्या होता है। ये आपका है प्योर। आप लोग हाई स्कूल के केमिस्ट्री तो पढ़ ही चुके हैं, तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस किसे कहते हैं। यदि नहीं पता है तो बिल्कुल आप लोग गूगल करिए और खुद से पढ़िए, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है। प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसमें मान लेते हैं ये डुग्गू है। डुग्गू तो याद ही होगा आप लोगों को, ये डुग्गू है। और जो इसका मूवमेंट है वो कहाँ तक होगा, ऑसिलेशन, वो हम एज्यूम करते हैं यहाँ तक है। ऑसिलेट, इतने एरिया तक वो ऑसिलेट करेगा। यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। यदि क्या करें, यदि प्योर क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस है इसका टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों को लास्ट क्लास याद होनी चाहिए। आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जिसके समझ में ना वो लास्ट क्लास से ही पहले देखे। यदि लास्ट क्लास समझ में ना आए तो स्टार्टिंग से पहले एंट्रोपी के चैप्टर से स्टार्ट करें और फिर यहाँ तक आए। यदि टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ऑसिलेशन वो भी डिक्रीज कर जाता है। जो ये ऑसिलेशन का जो एरिया वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ऑसिलेशन डिक्रीज कर गया, ऑसिलेशन डिक्रीज करेगा, देन रैंडमनेस डिक्रीज करेगी। रैंडमनेस डिक्रीज करेगी, इट मीन्स प्रिडिक्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। प्रेडिक्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। यदि हम किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है इसके टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी इसकी डिक्रीज होगी। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट आया। तो हम जो है टेम्परेचर कहाँ तक हम लोग जो है टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं, कहाँ तक करेंगे, नियरली 0 केल्विन तक। नियरली 0 केल्विन क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग 0 केल्विन तक कर नहीं सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हम 0 केल्विन तक ले जा सकें। इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेंस टू 0 है, मतलब 0 केल्विन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अब चूंकि यदि टेम्परेचर 0 केल्विन है इसका मतलब ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। जो हमारा डुग्गू है वो बिल्कुल सिकुड़ के बैठा रहेगा। इतना कम टेम्परेचर हो गया ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के बैठा रहेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम कर जाएगा उतना सिकुड़ता जाएगा। उसका जो ऑसिलेशन है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। पहले क्या है, ऐसे ऐसे हिल रहा था, पूरा हिल रहा था। धीमे धीमे टेम्परेचर कम हुआ, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। बिल्कुल जब टेम्परेचर कम हो गया अप्रॉक्स 0 केल्विन के, तो बिल्कुल ऐसे सीधा बैठ जाएगा। उस केस में इसकी जो मूवमेंट होगा क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। मूवमेंट 0 होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल 100% होगी। आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद भी यदि कोई आएगा तो आंख बंद करके बिना देखे बता देगा कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे जाके ढूंढो, यहाँ डुग्गू बैठा होगा।
क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हिल ही नहीं सकता, उसकी पोजीशन क्या है, 100% श्योर है। तो जो एंट्रोपी है जीरो हो जाएगी, इसकी एंट्रोपी, प्योर सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो जूल पर केल्विन हो जाएगी। ये हम लोग इसकी जो यूनिट है वो बाद में देखेंगे, इसकी यूनिट जूल पर केल्विन होती है। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जो पूरा आप लोगों ने देखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया होगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, यदि किसी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो जो जो उसकी एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इसमें एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, प्योर क्रिस्टलाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जो टेम्परेचर है वो नियरली 0 केल्विन होना चाहिए, टेम्परेचर नियरली 0 केल्विन होना चाहिए। ये जो दो कंडीशन है यदि ये फुलफिल होती हैं तो बिल्कुल जो वो प्योर सब्सटेंस होगा, जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा, उसकी जो एंट्रोपी है वो जीरो होगी। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्योर सब्सटेंस, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ही क्यों लेते हैं। ओके, why only pure crystalline substance। इसका एक आप लोगों को मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हम प्योर सब्सटेंस, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन ले लिया। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं, आप लोग पढ़े होंगे। सॉलिड सॉल्यूशन में कौन कौन सा होता है, सॉल्वेंट एक होता है, सॉल्वेंट एक होता है सॉल्यूट, दो चीज़ें होती हैं। तो जब हम ये देखते हैं, जब हम सॉलिड सॉल्यूशन है, जब किसी सॉलिड सॉल्यूशन को हम लोग जब टेम्परेचर 0 टेम्परेचर में ले जाते हैं तो वो जो है उसका एंट्रोपी जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट होते हैं, ये जो है अनसर्टेनिटी होती है इनकी, ये जो है कहाँ पर है ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही ये इनकी एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। इस वजह से जो सॉलिड सॉल्यूशन का जो एंट्रोपी होती है वो नियरली 0 केल्विन पर भी जीरो एंट्रोपीज नहीं होती है। ओके, यहाँ से ये बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखते हैं, एंट्रोपी ऑफ अ प्योर crystalline substance
at nearly absolute zero temperature is zero. ठीक, the entropy of your substance nearly absolute zero temperature is zero. इसको हम लोग डब्बे में बंद कर देते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है उसको हम लोग डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि ये भाग ना पाए। ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हम लोगों के लिए नहीं होता, ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो जीरो एंट्रोपी, इसका क्या होता है? टी नियरली जीरो केल्विन, एस जीरो जूल पर केल्विन। ये यूज्ड होता है, यूज्ड फॉर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। हम लोग कौन सी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं? हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। कौन सी? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात नहीं करते, हम लोग हमेशा चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं। इसलिए हमें निगेटिव टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम किसी भी एक स्टैंडर्ड स्टेट मान लेंगे, उसी को हम लोग जीरो मान के एज्यूम करके हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए आप लोगों का है, ये कौन सा केस है? ये केस है आपका केमिकल का, ये है क्लासिकल का। केमिकल केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या बता रहा था? जो टी है वो अप्रॉक्स जीरो केल्विन है, एस जीरो जूल पर केल्विन होगा। यहाँ एंट्रोपी जीरो है क्लासिकल में, क्योंकि हम लोग लो टेम्परेचर पे ज़ूम करते हैं, इसलिए जो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है 1, यहाँ सेकंड पॉइंट है 2। तो पॉइंट 1 पे एज्यूम कर लेते हैं
इसमें हम लोग एरो बना देते हैं, जिसमें नहीं बना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इनका मीनिंग है, इसको मान लेते हैं ये है x1। हाँ, ये हो गया आप लोगों का x0, इसको मान लेते हैं y0। तो यहाँ पे जो s1 की वैल्यू आएगी वो आएगी x0, और जो s2 की वैल्यू है वो है y0। x1 की वैल्यू हो, s1 की वैल्यू हो गई x0 और x2 की वैल्यू हो गई s0। तो हम यदि हम डेल्टा s निकालेंगे 1 से 2 के लिए, वो क्या आएगा, y0 माइनस x0। बिल्कुल, ये आ गया इसके लिए, किसके, क्लासिकल केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब हम यदि हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो हम लोग डॉटेड लाइन हो, हम लोग एक स्टैंडर्ड स्टेट एज्यूम कर लेते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट उसे कहेंगे कोई सी भी आर्बिट्री स्टेट, ठीक। यहाँ पे हम लोग एंट्रोपी को 0 एज्यूम कर लेंगे। ये क्या हो गया आपका, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। ये भी हो गया आपका स्टैंडर्ड स्टेट है ये। अब जो हम लोग पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 का एंट्रोपी हम लोग जब मेज़र करेंगे, ये 1 एंड 2, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 की एंट्रोपी जब मेज़र करेंगे तो हम लोग जो रेफरेंस लेंगे वो स्टैंडर्ड स्टेट को लेंगे। एज्यूम करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, x1 एंड ये y1। तो जो s1 इक्वल्स टू x1 हो जाएगा, s2 इक्वल्स टू y1 हो जाएगा। देन डेल्टा s एंट्रोपी चेंज 1 से 2 जो होगी वो होगी y1 माइनस x1। हम लोग एज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में जो एंट्रोपी है ये 0 है। एक्चुअली में 0 नहीं है। यहाँ पे देखो चेंज क्या होता है, यहाँ पे जो चेंज होता है मेनली वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे होता है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बेसिकली बिल्कुल हम यहाँ पे जो होगी वो s0 ही होगी, x0 ही होगी। और यहाँ पे जो x1 हम लोग एज्यूम किए ये गलत होगी, लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें हमेशा चेंज इन एंट्रोपी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग जो 0 केल्विन टेम्परेचर है वहाँ से न लेके एक आर्बिट्री पॉइंट पर हम लोग से स्टैंडर्ड स्टेट ले लेते हैं, वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ये किसी पर भी डिपेंड करता है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, और वहाँ पे एंट्रोपी 0 मान करके हम लोग चेंज एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे हमें प्रूफ होता है कि जो y1 माइनस x1 है वो इक्वल्स टू कितना होगा, y0 माइनस x0 के। क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है, इसलिए जो चेंज इन एंट्रोपी है दोनों में सेम है। तो हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में किसी एक को भी एज्यूम कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा एजम्पशन है, ये हम लोग एज्यूम करके रखे हैं कि ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे एंट्रोपी 0 होगी। अब मैं आप लोगों को एक स्टीम टेबल दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यदि आप उसको देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये रही आप लोगों के सामने स्टीम टेबल है। यहाँ पे आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे तो एंट्रोपी 0 कहाँ पर है, एंट्रोपिक टेबल ये है,
एंट्रोपी जो 0 है वो टेम्परेचर 0.01 केल्विन पर है। 0.01 ये कौन सा, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? उस टेम्परेचर जहां पर जो, ये किसके लिए है? ये वो स्टीम टेबल है। स्टीम मतलब वाष्प या वाटर भी बोल सकते हैं इसको। ये जो टेबल है ये सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल है। तो वाटर के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट एज्यूम करते हैं वो कौन से टेम्परेचर पे एज्यूम करते हैं? 0.01 ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। यहाँ पे तीनों फेज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं वाटर के। वाटर के तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पे, और इसका जो वैल्यू होता है 0.01 होता है। और इस वैल्यू पर जो एंट्रोपी होता है उसको हम लोग 0 एज्यूम करके हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। एक मैं आप लोगों को लाइव जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कैसे होता है, ये ज़्यादातर लोग थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा के स्टीम टेबल पर आते हैं तो जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पुट अप करता है कि सर यहाँ पे एंट्रोपी 0 है लेकिन जो टेम्परेचर है वो 0 नहीं है। तो वो आधा अधूरा के बताते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एक्चुअली रीज़न है यही कि हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हैं एंट्रोपी को। तो हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे हम लोग एंट्रोपी 0 एज्यूम कर लिए हैं और उसी से हम लोग सारा कैलकुलेशन अपना करते हैं। आगे देखते हैं फॉर रेफ्रिजरेंट के लिए। जो रेफ्रिजरेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो क्या होता है? फॉर रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट है उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? उसके लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट का जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग -40 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम करते हैं। मतलब -40 जो रेफ्रिजरेंट के लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंट्रोपी होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, क्यों? क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो लो टेम्परेचर पे, नॉर्मली लो टेम्परेचर पे, इन्वायरमेंट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ही वर्क करता है। तो इसलिए हम लोग इसको -40.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है एज्यूम करते हैं। तो आज की जो हम लोग जितना पढ़े हैं उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो कंक्लूज़न में यदि हम देखना चाहेंगे तो कंक्लूज़न लिख लेते हैं। कंक्लूजन्स क्या क्या हैं आज के? जो फर्स्ट कंक्लूज़न होता है, इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स we are interested in change in entropy, not absolute entropy. Then according our stability, जो एंट्रोपी है उसकी जो किसी भी पॉइंट पे हम लोग स्टैंडर्ड पॉइंट पे हम लोग जो एंट्रोपी है उसको 0 एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा पहला कंक्लूजन आया। इसको हम लोग लिख लेते हैं। जनरली इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स we are interested in entropy change between two इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इक्वेशन मत पढ़ लेना, इक्वेशन में n होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट्स अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी zero value of entropy
zero value of entropy can be assigned to an arbitrarily chosen स्टैंडर्ड स्टेट। ये जो स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग चूज करते हैं बिल्कुल आर्बिट्ररी होता है, कहीं पर भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। बस ये है कि सभी लोगों के जो वैल्यू है वो कोई दिक्कत ना हो, सभी लोग कैलकुलेशन करने में ईजी हो, इसलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो ले लेते हैं ये 0.01 केल्विन, वरना सब लोग अपने हिसाब से अलग अलग भी लेंगे, जो फाइनल जो चेंज आएगा एंट्रोपी में वो इक्वल आएगा। फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। सेकंड कंक्लूजन देख लेते हैं। सेकंड कंक्लूजन कहता है फॉर वाटर के लिए और रेफ्रिजरेंट के लिए, दो ही हम लोग देखते हैं, तो वाटर के लिए देख लेते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट, और रेफ्रिजरेंट के लिए क्या होता है। बस आज की क्लास खत्म हो गई। तो फॉर वाटर एंट्रोपी ऑफ स्टैंडर्ड state for water, entropy of standard state at triple phase, standard state at triple phase state temperature, triple phase कितना होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज 0। अच्छा, शायद मैंने ऊपर जो है केल्विन बोला था क्या, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये 0 एज्यूम करते हैं एंट्रोपी को। ओके, और थर्ड पॉइंट होता है फॉर रेफ्रिजरेंट द एंट्रोपी ऑफ स्टैंडर्ड और एंट्रोपी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड स्टेट एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज 0। तो फॉर रेफ्रिजरेंट यहीं पर क्या करेंगे, बस हमें यहाँ पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देना हो गया। फॉर रेफ्रिजरेंट entropy of standard liquid state at -40 degree centigrade is taken as 0। तो आज हम लोगों ने इतना कंक्लूजन पढ़ा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे इतना पढ़ाने के बाद जो डुग्गू है मेरे पास भागते भागते आया और बोल रहा है कि आपने पढ़ाया था कि 0 डिग्री पर यहाँ पे एंट्रोपी 0 होती है, तो ये जो -40 डिग्री से लिया गया है यहाँ पे तो ये निगेटिव में भाग जाएगा। तो देखो ये जो टेम्परेचर ये केल्विन पर है, 0 केल्विन से नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं जाता है। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि 0 डिग्री केल्विन है वो लोएस्ट टेम्परेचर है, जो वर्ल्ड का लोएस्ट टेम्परेचर वो 0 केल्विन है, इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। -40 को जब हम लोग केल्विन में बदलेंगे +273 से +273 ऐड करेंगे तो जरूर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो जब हम लोग वाटर के लिए देखते हैं तो वाटर के लिए क्या आएगा, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 273 आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर है, और जब -40 करेंगे वो यहाँ पर आएगा, मतलब कहीं पर भी यहाँ रेफ्रिजरेंट का स्टैंडर्ड होगा, यहाँ पे वाटर का है। तो ये कहाँ पर, यहाँ पे कहीं पे, यदि यहाँ पे कहीं पे रेफ्रिजरेंट का हो जाएगा, यहाँ पे कहीं रेफ्रिजरेंट का हो जाएगा, और यहाँ पर कहीं यदि वाटर का हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट का हमेशा वाटर से क्या होगा, नीचे ही होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास आशा करता हूँ हम लोगों को पसंद आई होगी, और बिल्कुल मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।
कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।